हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो हमने किडनी की स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली थी। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन में टू प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस और सेकेंड प्रोसेस होता है मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में यूरिया का सिंथेसिस किया जाता है और ये यूरिया जो सिंथेसिस होती है वो होती है लीवर के अंदर। लीवर की हिपेटोसाइट में इसका सिंथेसिस होता है। इसको कहते हैं यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। इसका डिस्कशन भी हमने कर लिया है। अब ये जो लीवर में यूरिया बनी है इसको ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी में मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया के मैकेनिकल प्रोसेस में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड ट्यूबुलर सीक्रेशन। हम इन तीनों के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो ग्लोमेरुलस है इसमें एफ्रेंट एट्रियोल एंटर करती है और ईफ्रेंट एट्रियोल के फॉर्म में बाहर निकलती है। जो एफ्रेंट एट्रियोल है इसका डायमीटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ईफ्रेंट एट्रियोल। तो ये जो डायमीटर इसका अधिक है और इसका कम है, ये है ईफ्रेंट और ये है एफ्रेंट। यानी कि जो ब्लड है अधिक मात्रा में एंटर करेगा और चूंकि यहां पर इसका डायमीटर कम है तो एक प्रेशर क्रिएट होगा और इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा। हमने इसकी डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी की है कि इन कैपिलरीज पर फोटोसाइट्स प्रेजेंट होती है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ये पोरस होती है जिन्हें फेनेस्ट्रे बोलते हैं। तो जो फेनेस्ट्रेट होते हैं और जो पेडिकल सेल्स होती है उनके बीच में से जो फिल्टर है वो आके इन बोमन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है। तो ये सबसे पहले हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है और यहां से फिर ये पीसीटी में एंटर करता है। देखिए, जैसे यहां पर ये एफ्रेंट एट्रियोल है, ये एंटर करती है और ईफ्रेंट एट्रियोल की फॉर्म में बाहर निकलती है। इसका डायमीटर ज्यादा है और इसका डायमीटर कम है। इसलिए जब जो ब्लड है अधिक मात्रा में अंदर एंटर करेगा और यहां से ये छोटा स्पेस है तो यहां से ये प्रेशर क्रिएट होगा और इस प्रेशर की वजह से फिल्टर हो जाएगा और बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा। ये बोमन कैप्सूल या फिर रेनल कैप्सूल में ये इकट्ठा हो जाएगा। यहां से फिर ये कंटिन्यू आगे जाएगा पीसीटी के अंदर। हमने 2 प्रोसेस और बात करें, एक करा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। हमने डिस्कस किया था कि जो ईफ्रेंट एट्रियोल है वो आगे वापस बाहर निकलकर ये जो पीसीटी और डीसीटी है इनके आसपास वापस कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। इन्हें कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज हैं इनके और इन ट्यूब्यूल्स के बीच में एक्सचेंज होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। इसी को कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। यदि इन ट्यूब्यूल से यानी जो पीसीटी है, पीसीटी से सब्सटेंसेज इस पेरीट्यूबुलर कैविटी से इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में एंटर कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि पीसीटी से जो ग्लूकोज हैं या अदर सब्सटेंसेज हैं वो वापस एंटर कर रहे हैं इसमें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, इसको कहते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और कुछ सब्सटेंसेज वापस इस कैपिलरी से पीसीटी में एंटर करते हैं। ये कैपिलरी हो गई और ये पीसीटी हो गई, तो इसमें वापस एंटर करते हैं तो इसे कहते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, साथ साथ चलता है। दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं और इसमें डिफरेंट तरह के एंटीपोर्टर सिम्पोर्टर इन्वॉल्व रहते हैं जिसकी स्टडी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन, जो साथ साथ तीनों चलते हैं। ये देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने कहा था कि एफ्रेंट एट्रियोल और ईफ्रेंट एट्रियोल के डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से यहां पर फिल्ट्रेशन होता है। तो यहां पर 3 तरह के प्रेशर क्रिएट होते हैं।
3 टाइप्स के जो प्रेशर है वो क्रिएट होते हैं। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GHP, जिसकी वैल्यू होती है 60 mmHg। और ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो क्रिएट होता है एफ्रेंट और इफ्रेंट एट्रियोल के डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 60 mmHg। आप ऐसा मान लो कि जैसे पानी का एक पाइप है, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है और आप यदि उस पर अंगूठा लगाते हैं ऐसे, तो क्या होता है, प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। सेम यही कंडीशन होती है, क्योंकि जो पानी जिधर से आ रहा है वहां तो उसका डायमीटर ज्यादा है और आपने अगर उस पर अंगूठा लगा दिया तो वहां पर उसका डायमीटर कम हो गया, तो प्रेशर क्रिएट हो गया। यदि आप उस पाइप को बीच में से पोरस कर दें तो जैसे ही आप अंगूठा लगाएंगे तो वहां प्रेशर की वजह से उन पोरस जगह से एकदम से पानी निकलने लगेगा। यही वो प्रेशर होता है। यहाँ पर ये कैपिलरीज की बात हो रही है। तो पहला प्रेशर हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 60 mmHg। सेकेंड, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो हम बात कर रहे हैं कि ब्लड जो फिल्टर हो रहा है, तो ब्लड के अंदर भी डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्पेशली जो एल्ब्यूमिन है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ये प्रोटीन अपोज करते हैं उस प्रेशर का। मान लो पानी फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर और आपने अंगूठा लगाया तो प्रेशर बढ़ गया, लेकिन यदि आप उस वाटर फ्लो के सामने कुछ कंकर पत्थर भी डाल दो तो वो उस प्रेशर का अपोज करेंगे, उस छेद में से उसको फिल्टर होने से रोकेंगे। कुछ ऐसी कहानी इनकी है कि जो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, ये उस प्रेशर का अपोज करते हैं और अगेंस्ट प्रेशर लगाते हैं और इसकी वैल्यू होती है करीब 32 mmHg के आसपास। तीसरा जो प्रेशर है, जो हमने बात करी बोमन कैप्सूल की, तो बोमन कैप्सूल में खुद में यहां पर भी तो कुछ फिल्ट्रेट पड़ा होगा। जब यहां से ये फिल्टर किया जाता है, कैपिलरीज जो फिल्टर करती है, तो यहां पर पहले से जो फ्लूइड प्रेजेंट है ये भी इस फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा और एक प्रेशर लगाएगा जिसे कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल, और इसकी वैल्यू होती है 18 mmHg। तो यदि हम बात करें नेट फिल्ट्रेशन रेट की तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो होगा आपके 60 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका 32 प्लस 18, यानी कि ये हो जाएगा 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 mmHg। इतना प्रेशर यानी 10 mmHg पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। यही डिटेल जो मैंने आपको बताई है वो यहां आपको बता रखी है, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 mmHg। और अगर बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की तो ये होती है 125 ml पर मिनट, और एक दिन में करीब 180 लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। हालांकि इतना फिल्टर होने के बावजूद भी यूरिन की जो है मात्रा इतनी नहीं होती, क्योंकि इसमें से करीब 85% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापस एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और अगर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो इंटू 100, और इसकी वैल्यू करीब 19.2% होती है, यानी 20% के आसपास इसकी वैल्यू होती है। फिर अब बात करते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। तो फर्स्ट स्टेप इसका कंप्लीट हो गया कि ग्लोमेरुलस से फिल्टर का ब्लड का फिल्टर होना, एफ्रेंट एट्रियोल का एंटर होना, कैपिलरीज का जाल बनाना और इफ्रेंट के थ्रू बाहर निकलना, और ये जो डायमीटर में जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है इसकी वजह से ये फिल्टर हो गया। अब ये फिल्टर जो है वो एंटर करेगा पीसीटी में। पीसीटी हाईली एब्जॉर्बिटिव होती है। यहाँ की जो सेल्स हैं, यहाँ पर उनकी सेल्स में ब्रश बॉर्डर पाया जाता है कुछ इस तरह से, और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के अंदर ही होता है। करीब 70 to 80% जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी के अंदर, और ग्लूकोज कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एमिनो एसिड, विटामिन, कीटो बॉडीज, एस्टोएसिटिक, यूरिक एसिड, क्लोराइड, सोडियम, ये सब इसके अंदर रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब रीअब्जॉर्प्शन के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, एक हो सकता है
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ डिफरेंट तरह के पंप लगे होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीज होता है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर होता है, और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अगर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड के प्लाज्मा के करीब करीब आइसोटोनिक हो जाता है ना, क्योंकि इसमें आयंस के साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कंटिन्यूसली किया जाता है। देखते हैं, अगर हम बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी में देखिए ये ट्यूब हो गई और यहीं पर ये सेल्स लगी हुई है, प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल सेल्स। यहाँ पर मैंने कहा ये ब्रश बॉर्डर पाया जाता है, माइक्यूला जैसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ से ये रीअब्जॉर्ब होते हैं। जैसे सोडियम और ग्लूकोज का सिम्पोर्टर होता है, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर होता है, जिसकी वजह से सोडियम को अंदर ले लिया जाता है और ग्लूकोज को भी अंदर ले लिया जाता है। ग्लूकोज को आगे सीधे ग्लट, GLUT ग्लट बोलते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू इसको वापस बाहर भेज दिया जाता है पेरिट्यूबुलर कैविटी में, और यहाँ से ये कैपिलरीज में एंटर कर जाता है। सोडियम को भी इस तरह से अंदर ले लिया जाता है। यहाँ पर हम दो वर्ड पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ट्रांससेल्यूलर और एक को बोलेंगे हम पैरासेल्यूलर। दो तरह के मूवमेंट है, ट्रांससेल्यूलर और पैरासेल्यूलर। यदि कोई मॉलिक्यूल इस तरह से एंटर करता है सेल के अंदर और सेल से सीधा बाहर चला जाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांससेल्यूलर। और यदि ये दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसके थ्रू सीधा बाहर चला जाता है तो इसे कहते हैं पैरासेल्यूलर ट्रांसपोर्टर। देखिए कैसे सोडियम, ग्लूकोज, हाइड्रोजन इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने पहले देख लिया कि भी जो सोडियम है और ग्लूकोज है, ये सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर के थ्रू अंदर जाता है सेल के, और यहाँ पर फिर ये सोडियम को सोडियम पंप के थ्रू पंप कर दिया जाता है, ग्लूकोज को उसके ट्रांसपोर्टर के थ्रू पंप किया जाता है। नेक्स्ट में देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन एटीपेज। तो सोडियम को अंदर लिया जा रहा है और हाइड्रोजन को वापस इसके अंदर पंप किया जा रहा है, और CO2 डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ सेल के अंदर आएगी। यहाँ सेल के अंदर आने के बाद में H2CO3 बनेगा। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की प्रेजेंस में SCO3- बनेगा, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन, और ये भी वापस इसके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। देखिए रीअब्जॉर्ब का मतलब हमने पहले ही बताया है कि जो PCT है, PCT से रीअब्जॉर्प्शन होगा इन ब्लड कैपिलरीज में, जो पेरिट्यूबुलर कैविटी है ये होगा रीअब्जॉर्प्शन। और यहाँ से यदि कुछ वापस जा रहा है इन पीसीटी में तो इसे हम कहेंगे सीक्रेशन। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन की। यहां देखते हैं सोडियम और हाइड्रोजन जो एंटीपोर्टर है इसके थ्रू सोडियम अंदर आता है और हाइड्रोजन को बाहर भेजा जाता है, और यहाँ पर जो SCO3 बाइकार्बोनेट आयन है इनको चेंज किया जाता है वाटर में और CO2 में। CO2 अंदर जाती है और फिर यहाँ बाइकार्बोनेट आयन बनाए जाते हैं और इनको फिर अंदर भेज दिया जाता है। इस तरह से SCO3 का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है और H+ आयनों का सीक्रेशन होता है। हम बात करें यदि क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और यूरिया, इनकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ वैसे ही ज़्यादा होती है, तो ये यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू सीधा चले जाते हैं। और ये जो डिफ्यूजन होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो बनता है, क्योंकि ये सारे आयंस हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाएंगे और इसके थ्रू ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे कैपिलरीज के अंदर। वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू डायरेक्ट, और एक जनरल फिनोमिना भी है कि जब यहाँ पर साल्ट यहाँ एक्स्ट्रा मात्रा में आएंगे तो वाटर तो उसके पीछे पीछे चल के आएगा ही आएगा, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। तो हमने पीसीटी के बाद अब हम लूप ऑफ हेनले की बात कर रहे हैं। लूप ऑफ हेनले में 2 आर्म्स है इसकी, एक डिसेंडिंग आर्म और एक असेंडिंग आर्म।
अब हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिसेंडिंग आर्म की। तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है इसकी लूप ऑफ हेनले की, ये परमिएबल टू वाटर, पानी के लिए तो परमिएबल होती है लेकिन ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टोटली इम्परमिएबल होती है। ये जो नीचे की तरफ जा रही है डिसेंडिंग लिम्ब, ये पानी के लिए तो परमिएबल होती है, तो वाटर कंटेंट तो इसमें से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये जो यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये मोर एंड मोर हाइपरटोनिक हो जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगी। इसीलिए यदि हेलने का लूप जितना लंबा होगा यूरिन उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। तो यहां लिखा है द फिल्टर बिकम मोर हाइपरटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे असेंडिंग लिम्ब की। तो असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर, जस्ट अपोजिट है, वाटर के लिए तो इम्परमिएबल है लेकिन यहाँ पर जो सॉल्ट हैं, पोटेशियम आइंस है, क्लोराइड आइंस है, सोडियम आइंस है, इनके लिए पार्शियली परमिएबल होती है और यूरिया के लिए भी ये पार्शियली परमिएबल होती है। इनको स्पेसिफिक पंप के थ्रू वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है और इसकी वजह से इसको वापस हाइपोटोनिक किया जाता है। यदि हम बात करें इन फिल्ट्रेट की तो जब ये पीसीटी से स्टार्ट होता है और डीसीटी तक जाता है, तो ये मान लो यहाँ पर पीसीटी है और यहाँ पर आप कलेक्टिंग डक्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसकी जो ऑस्मोलिटी होती है वो 300 के करीब होती है और यहाँ जो यू शेप्ड हेलने का लूप है यहाँ आते आते ही हो जाती है 1200 के आसपास। लेकिन जब वापस असेंडिंग लिंग और डीसीटी से एक कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचता है तब यहाँ आते आते वापस इसकी ऑस्मोलिटी 300 के आसपास हो जाती है। तो जो रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन है उसकी वजह से इसकी ऑस्मोलिटी वापस ब्लड प्लाज्मा के इक्वल हो जाती है। इस डायग्राम में आप और अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ आया, यहाँ इसकी ऑस्मोलिटी 300 है और यहाँ पर वापस कलेक्टिंग डक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वापस इसकी 300 ही है। लेकिन 300 से ये यहाँ हेलने के लूप तक जो यू शेप आती है यहाँ तक आते आते ये करीबन 1200 के आसपास हो जाती है। ठीक है, और ये जो हिलने की लूप पीसीटी की बात की थी हमने, पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद हमने डीसीटी की जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर हमने कहा था कि ये वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। इस तरह से ये रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन साथ साथ चलते हैं और यूरिया हम जिससे यूरिन कहते हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट बनती है यहां पर हम कहते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन हो गया। इससे पहले ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही कहलाता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं 300 है, यहाँ पर करीब 300 है और इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन साथ साथ चलता रहता है। डिस्टल कॉर्नेटिक ट्यूब्यूल की बात करते हैं, लास्ट डीसीटी। तो डीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कंडीशनल होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का, और ये किसके रेफरेंस में होता है? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरॉन। इन हार्मोन के रेफरेंस में इनके इन्वॉल्वमेंट से यहां पर रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट किया जाता है। इसकी डिटेल हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर है उसके अंदर करेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है एज इट इज। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो एरो इधर लगाए हुए हैं ये सब रीअब्जॉर्प्शन को शो कर रहे हैं और ये जो लगाए हुए हैं ये सीक्रेशन को शो कर रहे हैं इधर वाले।